हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई क्लास में हम एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। एक्चुअली इसके बारे में मैंने इसके पहले की क्लासेस में डिटेल में क्लासेस अपलोड कर दी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी। कुछ स्टूडेंट्स नहीं, लगभग स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर एक ही क्लास में पूरा एज अ रिवाइज के टाइप में आप अपलोड कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी एग्जाम नजदीक है तो उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। और टॉपिक का नाम है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। एक्चुअली टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और मैं आपको एक एक चीजें, सारी चीजें मैं इस क्लास में आपको डिटेल में समझा दूंगा। टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद ही हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली में होता क्या है। पॉलिसी विच रेगुलेट्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज नोन एज अ मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना, यहाँ पे जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं वो नोट्स आपके काम आएगा, प्लस जो भी चीजें मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा उन चीजों पे खास करके फोकस करना है। स्टोरी मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, कहानी जो है इसकी वो मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम में तुम्हें लिखना तो बुक का ही होता है, इसीलिए मैं अंडरलाइन भी करते जाऊंगा ताकि आप उसको एज अ रिवाइज भी कर लेना और बुक में टिक भी कर लेना और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाओगे। राइट, टॉपिक समझना भी है और उसको याद भी करना है, दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल। ठीक है, और कोई अगर प्रॉब्लम रहता है, कोई भी दिक्कत रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, अब यहाँ पे समझो मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी विच रेगुलेट्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो याद रखना इसमें कि ये ऐसी पॉलिसी जो रेगुलेट्स करती है, क्या रेगुलेट करती है, डिमांड एंड सप्लाई। हम सबको पता है कि हर चीज की वैल्यू जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्राइस हो गया, प्रोडक्ट की प्राइस हो गया, वो कोई भी चीज हो गया, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ही सारी चीजें काम करती हैं। एज इन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई रिजल्ट्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब याद रखना है कि जैसे इनबैलेंस हुआ किसके बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, वैसे ही या तो इन्फ्लेशन होगा और डिफ्लेशन होगा। यहाँ पे और होगा, ऑफ नहीं होगा, या तो इन्फ्लेशन होगा और डिफ्लेशन होगा। कैन इम्पेक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एंड दिस डीस्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब सिचुएशन का जब कंट्री में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसा माहौल क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंडियन करेंसी है, राइट, यानी हमारी जो भारतीय वैल्यू है, भारतीय वैल्यू मतलब भारतीय मुद्रा है, ठीक है, इंडियन करेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो डीस्टेबलाइज हो सकता है, मतलब वो अपनी वैल्यू खो सकता है। सो दैट हेंस मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो नोन एज ए स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। और ऐसे टाइम पे हम मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके हम उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इंट्रोडक्शन, कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम है डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करके रखना, इनके बीच में किसी भी तरह का इम्बैलेंस ना हो और किसी की मतलब पैसे की ज्यादा ना तो डिमांड हो ना ही ज्यादा उसकी सप्लाई हो, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन हमारे कंट्री के लिए क्या हो सकता है, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसमें बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव के बारे में, और इसी क्लास में मैं आपको क्वालिटेटिव के बारे में भी समझा दूंगा, यानी कि दोनों ही टॉपिक जो है एक ही क्लास में हम एक साथ फिनिश कर देंगे। स्टार्ट करते हैं, फिलहाल इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्या है ये, क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसका नाम है जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है, सबके लिए। याद रखना है, जनरल का मतलब क्या होता है, सबके लिए। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं, मैं जो बुक में लिखा उसको इग्नोर करके, तो क्वांटिटेटिव पॉलिसीज ऐसी पॉलिसी है या ऐसे मेजर्स हैं जो सभी पे इक्वली अप्लाई होगा। मतलब किसी एक ग्रुप के लिए, किसी एक इंडस्ट्रीज के लिए या किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे कंट्री पे है। क्या लिख सकते हैं, होल इकोनॉमी, होल या इंटायर इकोनॉमी पे इक्वल इंपेक्ट होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमी। याद रखना है कि ऐसी पॉलिसी जिसका इंपेक्ट जो है, ठीक है, जिसका इंपेक्ट इंटायर होल इकोनॉमी पे इक्वल रहने वाले, दैट इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव मेजर्स और जनरल मेजर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव मेजर्स आर एम्ड एट impacting द इंटायर इकोनॉमी। जो मैंने बात का वही लिखा है, impacting द इंटायर इकोनॉमी इन अ जनरल और कॉमन वे, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड जनरल मेजर्स। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसी पॉलिसीज विच इंपैक्ट ऑल कंट्री और इंटायर इकोनॉमी, राइट। अभी बात करते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बैंक रेट, वन बाय वन करके समझते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहला क्या है, बैंक रेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बैंक रेट होता क्या है। तो बैंक रेट की कहानी अगर मैं समझा तो सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे। बैंक रेट क्या है, ऐसे समझो, जैसे कि मान लो हमारे पास दो बैंक है। एक है यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक, ध्यान से सुनना, कॉमर्शियल बैंक,
और यहाँ पे है हमारा आरबीआई। जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, ध्यान से सुनना, कॉमर्शियल बैंक यानी मैं यहाँ पे चलो ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे एसबीआई, यानी जब भी हमारे एसबीआई को पैसे की जरूरत होगी, जैसे हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, अपने मम्मी या पापा के पास जाते हैं, वैसे ही सभी बैंकों का मम्मी या पापा कौन है, उनका आरबीआई, आरबीआई ही सबका फादर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई से बोलेगा कि भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वांट सम मनी, आई वांट सम फंड्स, तो आरबीआई उसको फंड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, उसको फंड प्रोवाइड करेगा। पर अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आरबीआई क्या फंड इसको फ्री में देगा, राइट। क्वेश्चन क्या अराइज होता है, जैसे हमारे मम्मी पापा तो हमें फ्री में दे दें, बट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आरबीआई क्या फंड इनको फ्री में देगा, तो आरबीआई इनको फंड फ्री में नहीं देता, उसके बदले में इन लोगों से एक चार्ज कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है, इन लोगों से एक स्पेशल चार्ज, और वही चार्ज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। याद रखना है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक को शॉर्टेज होता है तो बैंक वाली जाते हैं आरबीआई के पास से, फिर आरबीआई इनको कुछ अमाउंट पे करता है, ठीक है, ये ऐसे समझ लो, ठीक है। ये इनको नीड है पैसे की, अब जब इनको नीड होगा तो यहाँ से पैसे सप्लाई होंगे, तो यहाँ पे मैं मनी लिख देता हूँ, सप्लाई होगा, उसके बाद इनको क्या पे करना पड़ेगा, यहाँ से एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना, ये तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि बुक में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1, व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो याद रखना है व्हेन बैंक्स हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई। याद रखना, व्हेन दे आर हैविंग शॉर्टेज दे विल बोरो। कहां से बोरो करेंगे वो लोग, तो आरबीआई से, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि अपने फादर के पास जाएंगे, और वो कौन है, आरबीआई। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, याद रखना है द रेट at which RBI lends to commercial bank, याद रखना, the rate at which RBI lends to commercial bank for a long term is called, क्या उसको बोलेंगे, बैंक रेट। सो अगर कोई पूछता है कि बैंक रेट क्या होता है तो क्या बोलोगे, whenever commercial banks need fund or they are having shortage of funds they will borrow money from RBI and the rate at which they lend the commercial banks that is known as a bank rate। देखो ये मैंने कोई डेफिनेशन लर्न नहीं किया है, ना ही मैं बुक में से बोल रहा हूं, बस जो यहाँ पे वर्ड्स है मैंने उनको कैच कर लिया। क्या कैच किया मैंने, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, फिर बोरो करेंगे, कहां से बोरो करेंगे, आरबीआई से, उसके बाद कुछ रेट पे करना पड़ेगा, और उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बात खत्म। क्लियर है इतना। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम रीड करते हो, लर्न करते हो, तो समझो कि किस वर्ड पे मेन फोकस किया इन लोगों ने। ओके, now if the bank rate is increased commercial bank will borrow less at it is expensive to borrow। अब यहाँ पे बात को समझना, अगर ये रेट है, यानी जो रेट ये लोग पे करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा कि कॉमर्शियल बैंक जो होती है, यानी ये सीबी, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, ये कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ध्यान से समझना, कॉमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, किसको, आरबीआई को। अगर सडनली ये इंटरेस्ट का रेट इंक्रीज हो जाता है तो क्या सिचुएशन होगा, इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज, तो याद रखना है बैंक रेट इज इंक्रीज्ड सो दे विल बोरो लेस। क्या करेंगे वो लोग, लेस बोरो करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, सो दे विल बोरो लेस एज इट इज एक्सपेंसिव व्हेन दे बोरो लेसर अमाउंट्स। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जब इनके पास खुद के पास कम पैसे हैं, राइट, व्हेन दे विल बोरो लेसर अमाउंट्स इट मींस दे गिव अ लेसर अमाउंट ऑफ लोन्स। जब उनके पास खुद पैसे नहीं है तो लोन भी कैसा होगा, कम ही होगा, राइट। लेकिन वो लोन भी कैसे देंगे, एट अ हायर रेट, क्योंकि उनको भी तो कमाना है, राइट। तो याद करें ना, व्हेन दे बोरो लेसर अमाउंट्स एट अ हायर रेट वील नो दैट कि रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। वो हमें कहां पता चला, यहाँ पे पता चल गया कि रेट है वो इंक्रीज हो गया है। सो दे आर बोरोइंग अमाउंट एट अ हायर रेट, इट मींस दे विल गिव लोन टू द पब्लिक एट अ मोर हायर रेट, राइट। यानी जो रेट वो आरबीआई को पे कर उससे भी ज्यादा रेट वो लोग चार्ज करेंगे। एंड व्हेन पीपल गेट फ्यूअर लोन्स, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, व्हेन द रेट इज इंक्रीज्ड तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, लोग पैसे कम मांगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड होगा तभी जाएंगे। तो सिचुएशन क्या होगा, देयर डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स। फिर सिचुएशन क्या होगा कि जो अननेसेसरी गुड्स है, जो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, या अपने आप क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। क्लियर है। एंड द होल देयर इज अ लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, और पूरा जो एक सर्कल होगा वो क्या होगा, लेसर क्रिएशन ऑफ मनी। ध्यान से समझना, लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी, याद रखना है। और पूरा इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा कि लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, यानी जो मनी का क्रिएशन होगा, हम लोग पढ़े ना क्रेडिट क्रिएशन, वो कम होगा तो लोगों के पास चीजों पैसे ही नहीं है ना, तो पैसे नहीं है तो डिमांड्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड्स कम होने का मतलब ये है कि वापस मार्केट में पैसा है ही नहीं। क्लियर हुआ ना, लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये है आपका इंट्रोडक्शन। अभी थोड़ा इसमें और भी कुछ चीजें हैं। व्हेन द इकोनॉमी इज अंडर द
ग्रीप ऑफ इन्फ्लेशन द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर वो लोग है ना बैंक रेट इंक्रीज क्यों कर रहे हैं जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। इन्फ्लेशन का सिचुएशन का मतलब ये हो रहा है कि मार्केट में हद से ज्यादा पैसा है, ठीक है, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब मार्केट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा आ जाता है तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो रेट है वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। याद रखना है कि बैंक रेट इज इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करना है। व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज हायर देन द डिमांड फॉर मनी, जो मैंने कहा कि सप्लाई क्या हो गया है, वो बहुत ज्यादा है, जितनी डिमांड नहीं उससे ज्यादा तो सप्लाई है, राइट। सो क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेशन होगा। एंड हेंस रिड्यूसिंग मनी सप्लाई हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। और मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल कैसे करना है, सप्लाई को कंट्रोल करने का तरीका है रेट को बढ़ा दो। रेट को बढ़ाने का मतलब है पीपल विल डिमांड लेस, राइट। और पीपल डिमांड कम करेंगे, मतलब क्या, देखो इफ सप्लाई ऑफ मनी इज लोअर देन द डिमांड फॉर मनी देयर इज अ डिप्रेशन। और जैसे डिमांड कम होगा अपने आप जो सिचुएशन है वो कंट्रोल होता जाएगा, राइट। क्लियर हुआ इतना। तो ये है आपका बैंक रेट का इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद क्या रखना है वो समझो। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो, जब ये बहुत लोग कम रखेंगे, ठीक है, ये जो बैंक रेट है जब बहुत कम रखेंगे, वेरी लो, इट इज नोन एज अ चीप मनी पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं, चीप मनी पॉलिसी। और जब यही रेट बहुत ज्यादा हाई होगा, वेरी हाई, इसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। क्या बोलेंगे, डियर मनी पॉलिसी। तो याद रखना है कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज नोन एज अ चीप मनी पॉलिसी एंड कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज नोन एज अ डियर मनी पॉलिसी। एंड अब सिचुएशन क्या है, लेकिन आरबीआई राइट ना ये यूज करना बंद कर दिया है। रीजन क्या था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, अभी हमारे कंट्री में सिचुएशन हर दूसरे दिन बदल जाती है, तो लॉन्ग टर्म में तो भाई चलना मुश्किल है। दैट्स व्हाई नाउ दे आर यूजिंग रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अभी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले, इसलिए सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अभी इतना क्लियर हुआ। बैंक रेट का मतलब क्या, बैंक रेट का मतलब क्या है कि जब भी आरबीआई को, सॉरी, जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है तो कॉमर्शियल बैंक जाते हैं अपने पापा के पास, बोलते हैं पापा जी पैसे दे दो। लेकिन पापा जी बोलते हैं भाई फ्री में तो नहीं मिलेगा बेटा जी, तुमको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज इंटरेस्ट तुम्हें पे करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट का नाम हम रखेंगे बैंक रेट, ताकि सबको समझ में आ जाए कि तुम क्या पे करने वाले हो, सबको समझ में आ गया बैंक रेट क्या होता है। अब उन्होंने बोला देखो दो कंडीशन है, मार्केट में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो हम रेट ज्यादा लेंगे ताकि तुम्हारे पास पैसे कम आए। तुम्हारे पास पैसे कम आएंगे मतलब तुम दूसरों को नहीं दोगे, और दूसरों को नहीं देंगे तो वो खर्च ज्यादा नहीं करेंगे, डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे, ना गुड्स की ना सर्विस की, तो अपने आप मार्केट क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और डिफ्लेशन है तो हम रेट कम करेंगे ताकि तुम हमसे ज्यादा पैसे लो। तुम हमसे पैसे लोगे तो मार्केट में जाके दोगे, मार्केट में दोगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे, वो डिमांड करेंगे, मार्केट फिर से अच्छा बन जाएगा, राइट। तो ये आरबीआई ने उनको बोला ऐसा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आया रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब क्वेश्चन ये है कि सर बैंक रेट आया था तो रिवर्स एंड रेपो क्यों आया। जो बैंक रेट था वो लॉन्ग टर्म के लिए था, और जो रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है ये याद रखना है ये शॉर्ट पीरियड के लिए। क्वेश्चन ये है कि कितने शॉर्ट पीरियड के लिए, समटाइम्स फॉर 1 डे, समटाइम्स फॉर 7 डेज एंड समटाइम्स फॉर 15 डेज। तो ये याद रखना है कि 1, 7 और 15 दिनों के लिए होता है। Okay, they sell some securities which are held by them to the RBI with a repurchase agreement at a particular rate. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। एक्स्ट्रा क्या आया कि भाई इंटरेस्ट तो कलेक्ट करना ही है, लेकिन हम पैसे तुमको फ्री में नहीं देंगे, तुम भी हमको कुछ दो। तो यहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि दे विल सेल सम सिक्योरिटीज। कौन सेल करेगा, कॉमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कॉमर्शियल बैंक सेल करेगी। कौन सेल करेगा, कॉमर्शियल बैंक्स। किसको, आरबीआई को। सो कॉमर्शियल बैंक विल सेल सम सिक्योरिटीज व्हिच आर हेल्ड बाय देम टू द आरबीआई। किसको सेल करेंगे, टू द आरबीआई विद रीपर्चेस एग्रीमेंट। और ये प्रॉमिस करेंगे कि टेंशन नहीं लो पापा जी, हम फ्यूचर में ये आपसे वापस ले लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर रेट पे। और वो रेट जो है वो अभी डिसाइड हो जाएगा, और उस रेट को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंटिंग रेट, या इसी रेट को हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट भी बोलते हैं। यानी एक इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे, साथ में सिक्योरिटीज भी लेंगे। ठीक है, पैसे तो लेना ही है भाई, चार्ज तो करना ही है इंटरेस्ट, लेकिन सिक्योरिटीज भी लेना है हमको, ताकि तुम अगर पैसे ना दो तो इसको सेल करके हम पैसे रिकवर कर ले। ओके, क्लियर है। तो इसमें याद रखना है कि जब कॉमर्शियल बैंक, याद रखना किसको, जब कॉमर्शियल बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ेगी वो जाएगा आरबीआई के पास, तब उसको बोलेंगे रेपो रेट। क्लियर है इतना। बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द आरबीआई इन ऑर्डर टू रेज मनी। याद रखना है बैंक क्या करता है, अपना सिक्योरिटी सेल करता है टू रेज मनी,
to raise money for a very short term with a condition to repurchase them at a some discount। जो मैंने कहा कि कुछ डिस्काउंट पे परचेस करने की प्रॉमिस करते हैं, एंड सच अ डिस्काउंटिंग रेट इज नोन एज अ रीपर्चेस रेट, दैट इज अ रेपो रेट। रीपर्चेस रेट या रेपो रेट भी उसको बोलते हैं, रीपर्चेस रेट बोलो या रेपो रेट बोलो, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे कुछ डिस्काउंट पे परचेस करने की प्रॉमिस करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे करना है, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज अ रेपो रेट, या डिस्काउंटिंग रेट भी जो होता है उसको भी रेपो रेट। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब है कुछ पैसे बैंक वाले कट कर लें, कौन बैंक, आरबीआई वाले, आरबीआई वाले कुछ चार्जेस कट करेंगे, एंड दैट चार्जेस इज नोन एज अ रेपो रेट। यहाँ पे उसके लिए जो वर्ड यूज किया वो वर्ड यूज किया डिस्काउंटिंग रेट। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। तो याद रखना है रेपो रेट का मतलब क्या है, जब कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जाएंगे तब रेपो रेट वर्ड यूज होगा। क्लियर है। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस रेपो रेट एज दिस एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सेम रूल है, सेम सिचुएशन है, क्या है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, ध्यान से समझना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो बैंक वाले क्या कर देंगे, रेपो रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है जो डिस्काउंट कट करने वाले यानी जो पैसा वो चार्ज करने वाले ना, जो उनका चार्ज है वो चार्ज क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और चार्ज इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि ये बैंकों के लिए डिसइंसेंटिव का काम करेगा, यानी उनको डीमोटिवेट कर देगा, यार इतना पैसा मांग रहे हैं यार, ये अच्छा थोड़ी होता है, ऐसा उनको लगेगा, राइट। तो जब डिसइंसेंटिव की तरह काम करेगा तो वो बैंक बोरो कम करेंगे, अच्छा कम बोरो करेंगे मतलब पब्लिक को भी नहीं देंगे वो लोग, ओके। नाउ सब्सिक्वेंटली दे लीड टू जनरल पब्लिक एट हायर रेट, बात वही आ गई कि वो हायर रेट में उनको मिला तो वो भी उनको हायर रेट में देंगे, एंड अल्टीमेटली पीपल विल बोरो लेस एंड दस मनी सप्लाई इन्फ्लेशन हैज अरेस्टेड, और इसलिए क्या होगा, सारी चीजें अरेस्ट होने का मतलब यहाँ पे कंट्रोल होने से। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा रेपो रेट। अभी रीपर्चेस रेट क्या है, सॉरी रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या, देखो यहाँ पे जरूरत किसको था, बैंक को जरूरत था आरबीआई से। अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो रेट मींस द एग्रीड अपॉन, ओके, एग्रीड अपॉन रेट एट विच आरबीआई रीपर्चेसेस। ध्यान से देखना, आरबीआई प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं अपने सिक्योरिटीज परचेस कर लूंगा फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट व्हेन आरबीआई हैज टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी यहाँ पे मेन कौन है, तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है अच्छे से, यहाँ पे मेन है आरबीआई। आरबीआई हैज टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स ने बोरो किया था और यहाँ पे किसने बोरो किया है, आरबीआई ने, ओके। जब आरबीआई बोरो करेगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट, क्या बोलेंगे उसको, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है। जब आरबीआई बोरो करेगा और जब आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि देखो अगर इन लोगों ने हमसे वसूल किया है, कॉमर्शियल बैंक वाले क्या बोलेंगे, जब हमको पैसे की जरूरत थी तुमने हमको छोड़ा तो हम तुमको क्यों छोड़े, इन सेम वे वो भी चार्जेस करेंगे, ओके। क्लियर है इतना। तो यही था आपका टॉपिक में। अब यहाँ पे जो लास्ट है सेम टू सेम पूरा वही कि भाई अगर ज्यादा है मार्केट में रेट है तो इंक्रीज कर देंगे, फंड कम जाएगा, यही सारा जो मैटर वो लिखा हुआ है। उसके बाद रिवाइज करना ना, मेन तो तुम्हारा इतना ही था कि जो समझ में आ जाए टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। अभी देखो ऊपर हमने पहला क्या पढ़ा, बैंक रेट, उसके नीचे क्या पढ़ा, रेपो एंड रिवर्स रेपो। अभी नेक्स्ट आए स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो याद रखना, इमरजेंसी, ठीक है, एसपीडी इमरजेंसी। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इन इमरजेंसी सिचुएशन। यानी बैंक्स के पास जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके अगेंस्ट में जब भी इमरजेंसी होती है, एक स्पेशल विंडो है, उस स्पेशल विंडो के अंडर में जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट कैश शॉर्टेज। एक्यूट कैश शॉर्टेज का मतलब बहुत ही ज्यादा, कितना सख्त जरूरत है पैसे की, बोलते हैं ना सख्त जरूरत है भाई, कैसे भी करके दे दे पैसा, ऐसा। तो जब भी उनको सख्त पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, इमरजेंसी जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है, तब वो आरबीआई के पास जाके पैसे मांग सकते हैं। दिस रेट इज हायर देन द रेपो रेट, क्योंकि जितना ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन उतना ज्यादा पैसा। जैसे तुम कभी अगर ट्रैवलिंग किए हो तो अगर नाइट में ट्रैवल करो, नाइट में ऑटो या ऐसा कुछ मतलब हायर करो, तो नाइट में वो लोग ज्यादा चार्जेस लेते हैं। क्यों नाइट में ज्यादा चार्जेस लेते हैं, उनको पता है कि तुमको जरूरत है, तुम्हें कहीं ऑटो नहीं मिलने वाला, जो 10 लेते तो अब 20 लेंगे, जो 20 लेते हो 50 ले सकते हैं, और तुमको देना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो वही सेम सिचुएशन है कि जब भी इमरजेंसी के लिए पैसे बैंक वाले बोरो करेंगे तो नॉर्मली जो रेट चार्ज होगा वो क्या होगा, हायर देन द repo rate. In 2016 this rate was 7% and this is also called marginal standing facility. तो हाँ ये भी याद रखना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और कभी कभी एमएसएफ करके फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज एमएसएफ, तो याद रखना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट वन क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। अब क्वेश्चन है ये सर ये क्या है, कैश रिजर्व। देखो नाम से ही पता चलता है कि कुछ कैश क्या करना है, रिजर्व रखना है,
ठीक है, ऐसे याद रखो, ज्यादा आसान है। कुछ कैश जो है वो रिजर्व रखना है, लेकिन कहाँ रिजर्व रखना है, कैसे रिजर्व रखना है, वो समझो भी यहाँ पे। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ये याद रखना है, आरबीआई एक्ट 1934, ऑल कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन, याद रखना है, ऑल कॉमर्शियल बैंक, तो ऑल सीबी कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन मिनिमम, याद रखना है, हैव टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद द आरबीआई, यानी जितने भी कॉमर्शियल बैंक इंडिया में राइट नाउ वर्क कर रहे हैं एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, उनको कुछ पैसे आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे एज अ सेफ्टी के तौर पे, राइट याद रखना है। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है उनको कुछ पैसा अपने मतलब जो भी उनके पास पैसा है उस पैसे का कुछ परसेंटेज, ठीक है, कुछ परसेंटेज वो पैसा उनको आरबीआई को देना पड़ेगा, बोलेंगे ले पापा रख लो, हम मांगेंगे तब हमको देना, समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे याद रखना है, इनिशियली सीआरआर, इनिशियल स्टार्टिंग में it was decided to be 9% डिमांड डिपॉजिट, याद रखना है, स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ भाई 9% रहेगा किसका, डिमांड डिपॉजिट का, एंड 2% किसका रहेगा, टाइम डिपॉजिट का। अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जब भी वो मांगेंगे तब देना पड़ेगा, और टाइम डिपॉजिट का मतलब जैसे फिक्स पीरियड के लिए होता है 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा, तो वो उसका 2% रखना पड़ेगा, और डिमांड डिपॉजिट का कितना, 9%। इट वॉज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ड बाय द आरबीआई, और ये रेट हमेशा चेंज होते रहता है। सिंस 1962 CRR is variable between 3% and 50% of the total deposit of the individual bank। तो याद रखना है 1962 के बाद से जब भी ये चेंजेस हुआ है तो 3 से लेके 15% के बीच में ही रहा है, कभी इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हुआ है। CRR fulfills the need of a comfortable amount of cash reserve with the banking system। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन क्या है वो ध्यान से समझना। ये एक कंफर्टेबल अमाउंट जो है वो क्रिएट करता है, कैसे? इन केस मेनी कस्टमर स्टार्ट विड्रॉइंग, अगर ऐसा कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो गया कि जो कस्टमर्स है वो अमाउंट विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए, क्या कर दिए, क्या स्टार्ट कर दिए, अमाउंट विड्रॉ करना, withdrawing their deposits and bank have to provide cash against their deposit। जब अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे ना, पैसा कौन देगा, बैंक वाले ही देंगे। सो बिसाइड दिस इज आल्सो यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल, तो ऐसे केस में वो पैसा कहाँ से पे करने वाले हैं, अगर कम पड़ गया तो अपना CRR यूज कर सकते हैं, राइट, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा बिसाइड्स दिस इज आल्सो यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब क्वेश्चन ये, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज होगा, जैसे कि ज्यादा रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब बैंकों के पास पैसे ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि आरबीआई ने ज्यादा ले लिया। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कि 100 रुपए है बैंकों के पास, कितने रुपए हैं बैंक के पास, 100 रुपए, आरबीआई ने बोला भाई मुझे कम से कम 20 रुपए चाहिए, तो अब इनके पास कितना बचेगा, अब इनके पास सिर्फ 80 रुपीज ही बचेगा ना, राइट, क्लियर है इतना, किसके पास, जो बैंक से है उनके पास कितना बचेगा, सिर्फ 80 रुपीज ही बचेगा। हाँ ये मिट नहीं रहा था इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। तो देखो यहाँ पे जैसे कितना है, 100 रुपए है, 100 में से अगर आरबीआई ने क्या बोल दिया कि भाई मुझे कम से कम 20 रुपए चाहिए, अगर आरबीआई को 20 रुपए चाहिए यानी बैंकों के पास कितना बचा, 80 बचा ना, तो ये तो रिस्क हो गया ना भाई, अब कम ही पैसा बचा तो कम पैसा बचा तो कम ही दे पाएंगे ना, राइट। और अगर यही मान लो 10 कर दिया, मतलब 10 रुपए बोल दिया, तो 10 का मतलब इनके पास कितना बचेगा, 90 रुपीज बचेगा। यानी आरबीआई जैसे चाहे वैसे रेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है एज पर द सिचुएशन, क्लियर है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, when CRR is higher, अभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे, when CRR is higher commercial banks have a lesser deposit। जैसे ये रेट बढ़ा मतलब मैक्सिमम पैसा किसके पास है, आरबीआई के पास है, इनके पास क्या अब कम पैसा बचेगा, तो जब कम पैसा बचेगा तो मतलब क्या है कि इनके पास कम अमाउंट रहेगा क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन जिसको बोलते हैं, और इसका मतलब ये है thus they give fewer loans to people and hence money supply and inflation are curtailed, और वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। and CRR is reduced in a time of deflation and depression, और कंट्री में डिफ्लेशन या डिप्रेशन जैसा सिचुएशन है तो ये लोग CRR क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है इतना, समझ में आया? तो CRR का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि बैंकों को भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुछ पैसे हमें ही दे दो, नहीं तो तुम्हारे पास रहेगा तो तुम खर्च कर दोगे। जैसे है ना घर में, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे होते, जब हम बचपन में पैसे कहीं से मिलते थे तो अक्सर हमें मम्मी या पापा बोलते ना, बेटा पैसा हमको दे देना, तुमसे खो जाएगा, नहीं तो तुम खर्च कर दोगे, हाँ जब जरूरत पड़े तब मांग लेना, ऐसा होता था ना, सेम वैसे ये CRR वाला। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्या है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये कैसे है वो समझो, ये CRR जो है ना उसी का ये सौतेला है, लेकिन सौतेला कैसा, ये हमारे साथ रहता है, वो समझो। अपार्ट फ्रॉम
एंड इन एडिशन टू CRR, याद रखना अपार्ट फ्रॉम एंड इन एडिशन टू CRR, CRR के अलावा अंडर द बैंकिंग, सॉरी नॉट मार्किंग, इट्स अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑल बैंक्स हैव टू, याद रखना है, ऑल बैंक्स have to maintain or equal to and not less than 25% of their total deposit, that is demand and time deposit, जो मैंने explain किया है, okay, in the form of cash, gold and unencumbered approved securities। तो ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्या 3 चीजें याद रखनी है कि ये जो अमाउंट है, देखो पहले तो CRR पढ़ा, CRR में क्या था, कुछ पैसे RBI के पास रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो आया ये क्या था कि उनको कुछ पैसे मेंटेन करने पड़ेंगे, हैव टू मेंटेन, कहां मेंटेन करना पड़ेगा, वो अपने पास, खुद के पास रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ये 3 फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम में ये पूछते हैं MCQs में 1 मार्क्स में कि CRR कौन से फॉर्म में हो सकता है, कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है। एट अ हायर SLR डाइवर्ट्स बैंक्स फंड फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस टू अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब याद रखना है कि ये रेट जैसे इंक्रीज होता है, अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो मैं पीछे दिया था वही लेके चलता हूं। जैसे मान लो 100 रुपए है बैंक्स के पास और RBI ने बोला भाई मुझे 10 रुपए चाहिए, ठीक है, और एज पर द रूल तुम्हें भी कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे, तो मान लो 20 रुपए हम अपने पास रखते हैं, यानी देखा जाए तो 30 रुपीज एज अ सेविंग के तौर पे रख दिया। तो अभी मार्केट में देने के लिए कितना बचा, मार्केट में देने के लिए कितना बचा, सिर्फ 70 रुपीज बचा। और ये रेट अगर इंक्रीज हो गया, मान लो ये 20 से कितना हो गया, 30 हो गया, अगर 30 हो गया तो मतलब अभी कितना बचा, सिर्फ 60 बचा। यानी जैसे ये रेट या ये रेट बढ़ेगा, दोनों ही केस में बैंकों के पास पैसे कम बचेंगे टू क्रिएट द क्रेडिट। क्लियर है इतना? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। A higher SLR diverts bank fund from loans and advances to approved government securities and helps to meet government expenditure, and on the other hand it reduces the capacity of banks to create loan and raises money supply by credit creation, and a lower SLR increases the capacity of banks to create loans and raise money supply for credit creation। यानी जो मैंने बात बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये रेट लो है, ये रेट लो होने का मतलब उनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो लोन्स ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं और मार्केट में क्या कर देंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। और अगर यही रेट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो अगर ये जो रेट है इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने का मतलब है उनके पास अब पैसा नहीं है, क्या होगा, रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ क्रिएटिंग लोन्स। क्लियर है इतना, समझ में आया? तो यही टॉपिक है हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आई होप ये 5 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। नंबर वन पॉइंट था आपका बैंक रेट, नंबर 2 था रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, नंबर थ्री था आपका स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, राइट। नंबर 4 कैश रिजर्व रेशियो, नंबर 5 SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर्स टू सेल और परचेस। याद रखना है, सेल और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। याद रखना है क्या है ये, सेल और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड बाय द RBI इन द ओपन मार्केट। यानी कि जब भी RBI को फील होता है कि कंट्री में पैसा कुछ ज्यादा ही फैल गया है, मार्केट में बहुत पैसा है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, यानी RBI वाले क्या करेंगे, RBI वाले सिक्योरिटीज सेल करना स्टार्ट कर देंगे। कौन सी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करते हैं लोग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ट्रस्ट करते हैं। तो RBI वाले क्या करेंगे, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और इससे क्या होगा, लोग सिक्योरिटीज को परचेस करेंगे। और जब लोग सिक्योरिटीज को परचेस करेंगे, परचेस करने का मतलब आप पैसा दे रहे हैं RBI को, और RBI को पैसा दे रहे तो मतलब मार्केट में पैसा खत्म, और मार्केट में पैसा खत्म, इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा है, व्हेन द RBI परचेसेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। याद रखना है, अगर RBI परचेस करता है तो RBI परचेस करने का मतलब है कि जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी क्या होगा, वो राइज हो जाएगा। मतलब ये परचेस करें मतलब पैसा लोगों को दे रहे हैं, राइट। द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन RBI सेल्स। और जैसे ही RBI सेल कर रही है, मतलब RBI के पास पैसे आ रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट में पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्लियर है? यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम द एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है एक्सेसिव और इंक्रीज और डिक्रीज का, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, when there is an increase inflow of there is excessive inflow of foreign exchange in India,
owing to trade and foreign investment, the RBI indulges in the open market sale of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange. यानी सेम यहाँ पे वही करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बात करेंगे, वो लोग फॉरेन एक्सचेंज को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे नॉर्मल पैसे था, यहाँ पे किसको कलेक्ट करेंगे लोग, फॉरेन एक्सचेंज को, वो भी कैसे, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल करके। दिस इज डन टू कीप इट्स बैलेंस शीट अनचेंज ओविंग टू एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज। ये क्यों करते, ताकि कंट्री में एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज जो वो मार्केट में ना घूमे, राइट। दस इज स्टेरिलाइज इट्स बैलेंस शीट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, right, it buys government bonds if there is excessive outflow foreign exchange, right। और यहाँ पे इस तरह से ये सिचुएशंस को क्या होता रहता है, आगे नीचे होता रहता है, क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्टिव। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव, राइट, दैट इज अ जनरल। अब यहाँ पे हमारा क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव का नाम क्या है, यहाँ पे याद रखना, क्वालिटेटिव को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज अ सिलेक्टिव। आई थिंक ये तुम्हें दिखेगा नहीं प्रॉपर वे में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्टिव, मैंने कलर गलत चूज कर लिया है, ये क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव। वो क्या था, क्वांटिटेटिव और जनरल, और ये क्या, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब कुछ लोगों पर इंपैक्ट करेगा, कुछ लोगों पर, कुछ सेक्टर्स पर, ठीक है, या कुछ यूनिट पर इंपैक्ट करेगा। तो वो देखो कैसे है, बिसाइड्स द जनरल मेजर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम द जनरल मेजर्स द आरबीआई यूजेस सर्टेन सिलेक्टिव मेजर्स। याद रखना है, आरबीआई कुछ सिलेक्टिव मेजर्स भी यूज करता है टू डायरेक्ट क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन सेक्टर्स और सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये क्यों करता है, जिससे ना जो सर्टेन सेक्टर्स हैं या सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी है, जो कुछ ग्रुप लोग हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो जाए। अब यहाँ पे इसका इंपैक्ट कैसा है, तो वो देखो, नंबर वन है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। नंबर वन क्या है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अभी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कैसा है वो पढ़ते हैं एक बार। बैंक्स मस्ट इंश्योर दैट पब्लिक रिटर्न्स द लोन्स गिवन टू देम। अब यहाँ पे क्या है, बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो वो पैसा देते हैं उनको मिलना जरूरी है, अदरवाइज अगर सब विजय माल्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा कि बैंक जो है वो डूब जाएंगे। इसलिए उनका मेन टारगेट होता है कि जो पब्लिक को पैसा दिया है वो कैसे भी करके रिटर्न आ जाए। हेंस दे लेंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम द बोरोवर्स। तो याद रखना है, इसी वजह से उन्होंने नया फंडा निकाला है कि भाई बिना सिक्योरिटीज के, right, without securities we will no allow you to borrow the funds from the bank, right, in case the borrower is not able to repay। अब होगा क्या, इसका फायदा क्या है, अगर मान लो कि जो बोरोवर है नॉट एबल टू रीपे करने के काबिल नहीं या नहीं कर पा रहा है, तो बैंक क्या करेगा कि बैंक uses a security to recover the its dues, यानी जो सिक्योरिटी है उसका ही यूज करके ये पैसे को रिकवर कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बैंक कैन टेक ज्वेलरी डिपॉजिट, कार, हाउस, लैंड एक्सेट्रा। कहते हैं ना, जर जोरू जमीन, कुछ भी तुमको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। पिक्चर में डायलॉग यूज होता था ना, तो वैसे यहाँ पे है, जमीन जायदाद कुछ ना कुछ तो तुम्हें बैंक वालों को देना पड़ेगा, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्लियर है, तो ये है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब ये जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है ये सिलेक्टिव लोगों के लिए, यानी जो पैसा लेने आएगा बस उसके लिए है, सभी के लिए नहीं है। और यहाँ पे हर सिचुएशन के लिए अलग अलग है, तो वो कैसे है वो हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। तो याद रखना है, जो ये सिक्योरिटी वाला रूल है ये डिफरेंट है फॉर अ डिफरेंट सेगमेंट्स, यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। फॉर द पॉपुलेशन, सो दैट ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट। ये रीजन, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर अलग अलग नहीं होगा तो सबकी कैपेसिटी थोड़ी है कि वो लोग जमीन जायदाद गिरवी रख सके, राइट। तो इनका टारगेट है भाई ऐसा रूल बनाते हैं जिससे सबके पास अपॉर्चुनिटी हो। क्या अपॉर्चुनिटी, टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट and all the sectors including agriculture sector develop well। और टारगेट क्या है कि ऐसा नहीं कोई सेक्टर बचा रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलप, ऐसा कुछ रूल बनाते हैं। Hence RBI directs commercial banks regarding the amount of security which they may ask। याद रखना है कि इसके लिए बैंक्स रूल भी, सॉरी, जो RBI हमारे वो रूल बनाती है भाई कितना तुम्हें सिक्योरिटी लेना है। इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स और फॉर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल, यानी अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग लोन के लिए कैसे सिक्योरिटीज लेनी है वो RBI हमें बताती रहती है। A poor farmer may be granted a loan without much security। याद रखना है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो पुअर फार्मर्स है, इट मे बी पॉसिबल उसको विदाउट मच सिक्योरिटी लोन मिल जाए, ठीक है, विदाउट मच सिक्योरिटी। लेकिन वहीं पे जो रिच क्लास होगा, रिच क्लास को इट मे बी पॉसिबल रिक्वायर्ड टू कीप मोर सिक्योरिटी। इट मे बी पॉसिबल उनको बोल दे भाई तुमको तो इतना सामान रखना पड़ेगा, इतना पैसा रखना पड़ेगा, या सॉरी पैसा बोला, इतनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी तभी तुमको पैसा मिलेगा। क्लियर है इतना। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट था सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो उसके लिए तुम्हें बैंकों को सिक्योरिटी देना पड़ेगा, और विदाउट सिक्योरिटी तुम्हें वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला।
क्लियर है? ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? देखो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की तरह ही हमारा मार्जिन, लेकिन मार्जिन में क्या कहता है वो समझो। The RBI also sets margin for granting loans against the security। अब सिक्योरिटी ले लिया, लेकिन कौन सी सिक्योरिटी की अगेंस्ट में कितना पैसा तुमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का सिक्योरिटी बैंक को दिया है, तो बैंक वाले मुझे सिर्फ 70 रुपए ही देंगे। कितना रुपए देंगे? सिर्फ 70 रुपए। यानी 100 रुपए के अगेंस्ट में मुझे कितना मिला? 70 रुपए। सो दैट इनका जो बीच का जो 30 रुपए उनको सेफ साइड में रख सके, राइट। तो ये होता है मार्जिन। क्या होता है? मार्जिन फॉर ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी। एन इंडिविजुअल इज गिवन ओनली अ सर्टेन परसेंटेज एज अ लोन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी। ये इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहां पे ध्यान से सुना। एन इंडिविजुअल इज गिवन ओनली अ सर्टेन परसेंटेज, याद रखना है, ओनली अ सर्टेन परसेंटेज एज अ लोन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी। जैसा मैंने बोला, ये एग्जांपल याद रखना, जैसे मान लो 100 रुपए का तुमने कोई सामान दिया है, तो उसके बदले में तुम्हें सिर्फ कितना मिलेगा? 70% ही लोन मिलेगा, मतलब 70 रुपए ही लोन मिलेंगे, और बाकी का जो 30 रुपीज है वो तुम्हारा क्या बन गया है? वो सिक्योरिटी की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया ना, ओनली सर्टेन परसेंटेज। बैंक्स आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिव कीप डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट पर्पस। और याद रखना है कि अलग अलग टारगेट के लिए, यानी अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए, मतलब जो लोग हैं सेक्टर्स के लिए अलग अलग मार्जिन है। क्लियर है? जैसे फार्मर्स के लिए हो सकता है 100%, भाई जितना रखोगे उसका 100% मिल जाएगा। जो बिजनेसमैन हो सकता है उनके लिए 50% हो। जैसे मैं 2 साल पहले एक बैंक में गया था, उन्होंने बोला था 90% देने के लिए, ऐसे पूछने चला गया था, तो उन लोगों ने बोला हम 90% आपको देंगे, जो भी लोन लेना है आपको उसके लिए आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, जो भी सिक्योरिटी दोगे उसका 90% मिलेगा। जैसे मान लो मैं 100 रुपए देता हूँ तो मुझे 90 रुपए मिल जाएंगे, राइट। तो ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग, तो हो गया ना सिलेक्टिव, सबके लिए एक जैसा नहीं है ना, राइट। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन क्रेडिट। अब सीलिंग ऑन क्रेडिट का मतलब सबसे सिंपल है, अपने जहां बैठे हो ना उसके ऊपर देखो, आसमान होगा तो बात अलग है, बाकी अगर घर में बैठे हो तो एक छत है, ठीक है, एक छत के ऊपर तुम नहीं जा सकते, तो वही है सीलिंग। यानी एक लिमिट के ऊपर किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे, हर पर्पस के लिए एक पैसे डिसाइड होगा, भाई इस काम के लिए सिर्फ बैंक से इतना ही लोन मिलेगा, इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, वो सीलिंग डिसाइड हो गया। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। अब ये सबसे अच्छा है कि हर इंसान से अलग अलग चार्ज करना, ऐसा नहीं, हर इंसान से डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है, राइट। किस पर्पस के लिए लोन लिया है, किसने लोन लिया है उस पर डिपेंड करता है। जिसने लोन लिया है किस पर्पस के लिए लिया, उसके हिसाब से अलग अलग डिफरेंट चार्ज करना है, यानी डिफरेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है। दैट्स व्हाई ये क्या है, इसके लिए इसका नाम क्या है? सिलेक्टिव, क्योंकि सबके लिए ये क्या है? सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे एक बार रीड करते हैं। आरबीआई सजेस्ट डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना है, आरबीआई सजेस्ट डिफरेंशियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के लिए फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडिंग। याद रखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडिंग के लिए डिफरेंट रेट्स सजेस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, जब अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम अ नीडी फार्मर्स, यानी जो फार्मर्स है उनसे क्या होगा? लोअर चार्ज करना है, और वहीं पे जो रिच क्लास है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, what in charge from rich business person to buy a car or a house, और वही जो रिच लोग हैं अगर वो लोग कार या हाउस खरीदने के लिए लोन लिए हैं तो उनसे ज्यादा चार्ज होगा, और जो नीडी फार्मर्स हैं उनसे कम चार्ज होगा। क्लियर है? तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज का यूज करके मार्केट को कंट्रोल करना है, मार्केट में पैसे के सर्कुलेशन को कंट्रोल करना है, और ये सारा काम कौन करता है? हमारा आरबीआई, यानी कि बैंकों के पापा। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और कैसे क्या है इसका मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है यहाँ पे जो भी चीजें। और अगर अलग अलग सेपरेट और ज्यादा पढ़ना है तो इसके लिए मैं उसके क्लासेस का लिंक आपको दे दूंगा, ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे 1 by 1 करके मैंने ड्रॉइंग्स बना के किया हुआ है, नोट्स बना के, हैंड रिटेन नोट्स है, ये बुक का नोट्स है और वो हैंड रिटेन नोट्स है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हो, जैसा जो तुम्हें सही लगे वो तुम यूज कर सकते हो। क्लियर इतना? फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।